Good morning, students. This is economics lecture, and today we are going to study our next topic of strategy of industrial growth 1947 to 1990. And the topic is development of SSI. SSI is known as small scale industry. We categorize industries in two classes, large scale industry and small scale industries. तो हम ये कह सकते हैं भाई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर कैपिटल इंटेंसिव और उनको ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है इसमें एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इट इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, या हम कह सकते हैं कि क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्क जो होता है वो थ्रू लेबर होता है। तो जब ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट अगर किसी इंडस्ट्री में रहेगी तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वहाँ की इकोनॉमी के लिए। सो अब बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है। तो पहले 1951 में जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी इकोनॉमी की तो उस दौरान ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लिमिटेड किया गया था 5 लाख रुपीज़ से लेकर 5 करोड़ रुपीज़ तक। मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो और 5 लाख रुपए तक, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में रखा जाता था। और इसी चीज़ को लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे इसके गोल्स हों, कैसे इसकी प्लानिंग हो, एक कमेटी और ऑर्गेनाइज की गई और उस कमेटी का नाम रखा गया कारवे कमेटी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अबाउट द which committee is in which committee underlying the goal and planning of the small scale industries। तो उसके बारे में इस कमेटी ने डिफाइन किया था। सो it underlined the significance of small scale industries in terms of their three principal characteristics। तो कार्वे कमेटी ने 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक बताए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, और ये ही एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो हमें वो 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो these are 3 main characteristics। Number 1, SSI is labor intensive and therefore employment friendly। तो ये हेडिंग ऐसे ही रहेगी। मेन हेडिंग इसमें है कि एसआई इज़ लेबर इंटेंसिव, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है। आप ये फ़ोटो भी अगर आप ये इमेज भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर जितने मशीन्स हैं उतने में उतने ही लेबर या पर्सन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो so as we know that to produce given output small scale industries they expected to use more labor than capital। ये मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास कैपिटल कम होती है तो वो ज़्यादा लेबर का यूज़ करती है। तो ये इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराती है। इट इज़ आल्सो इज गिवन इन द इमेजेस आल्सो डैट कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। चलिए अब चलते हैं नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक पे, डैट इज़ एसएसआई शोज़ लोकेशनल फ्लैक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है लोकेशन की कि ये किसी भी लोकेशन में इसको बिल्टअप किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ ए इक्वलिटी ओरिएंटेड, ठीक है। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है जैसे स्टील इंडस्ट्री है या फिर आपकी और कोई इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो ज़्यादातर वहाँ पर बिल्टअप होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, या फिर अर्बन एरियाज़ के आसपास हो सकती है। तो पहला तो क्या है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। नंबर 2, जहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो या फिर मतलब अर्बन एरियाज़ में। वहीं पर जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो हर जगह ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये किसी भी लोकेशन पर ओपन की जा सकती है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पर्टिकुलर लोकेशन पर ही इंडस्ट्रीज़ ओपन होती है। जैसे हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ऐसे ही आप अगर चले जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ तो वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं क्योंकि वहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो वो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से वो नियर बाई लगा देते हैं वो सारी फैक्ट्रीज़ को। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये हर एक शहर में होती है क्योंकि ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है।
Number third characteristic is SSI needs small investment and therefore it is इक्विटी ओरिएंटेड। देखो वहाँ पे इक्वलिटी ओरिएंटेड था, यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी मतलब है कि हर एक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इक्वलिटी ओरिएंटेड में है कि हर एक रीजन को इक्वल चांस मिल रहा है। और जब हम कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड तो ये रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से। तो हर एक पर्सन, क्योंकि कम पैसे की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, कोई भी अपनी इंडस्ट्री बिल्ड कर सकता है, तो ये एक तरह से इक्विटी ओरिएंटेड है। रेफरिंग टू इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एसएसआई नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अभी तो ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन हम 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट नीड टू concentration of economic power, rather it promotes equality across different section of the society। हर एक सेक्शन को अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपना स्टार्टअप या अपनी इंडस्ट्री या अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर सके। अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी है उसको और डाइवर्सिफाइड कर दिया है। अभी जो न्यू टर्म है डेट इज़ MSME। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और इन 3 कैटेगरीज़ को मिलाकर एक एंटरप्राइजेज बनती है, वो कहलाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं अबाउट द MSMEs के बारे में, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर एंड इट इज़ द साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटजी। तो जो हमने अभी जो भी स्ट्रेटजी पढ़ी है रिलेटेड टू IPR, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारी जो है वो ड्यूरिंग द 1950 टू 1990 के दौरान है। अब 1991 के बाद क्योंकि जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी वो एकदम से चेंज हुई थी, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये जितना हमने अभी तक स्टडी किया है इट इज़ बिटवीन द 1950 टू 1990। तो इसमें क्या है साइलेंट फीचर्स जो हमने आउटपुट हमारे पास आया कि पब्लिक सेक्टर वर टू प्ले सेंट्रल रोल ऑफ द प्रोसेस। तो मेन जो था वो पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज जो थी वो मेन रोल प्ले कर रही थी ड्यू टू IPR, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन भी थी पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज थी वो वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो ये एक लिमिटेशन या लाइसेंस होने की वजह से जो मेन रोल था वो किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के। नंबर 2, इससे हम साइलेंट फीचर निकाल सकते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज वर टू प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल। तो मेन रोल गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइजेज का था, पब्लिक सेक्टर का था, और सेकेंडरी रोल आपका प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, और उसको भी उसके लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। सो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड हमारा पॉइंट आया है कि प्रोडक्ट्स। नंबर थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज़ शोइंग द फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जिन प्रोडक्ट्स को हम, जिन गुड्स को हम इंपोर्ट कराते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उनको अपने ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करना। ठीक है, जिससे हमारा जो डिपेंडेंसी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे वो कम हो जाए। तो ये आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस का, उसको भी पूरा करता है, और साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी सेव करता है। ये 3 इसमें चीज़ें आ जाती है। नंबर 4 है एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक डी वाज टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और जो हम और नंबर 4 पॉइंट कहता है कि इम्पोर्ट्स को इसलिए भी रोका जाता था, इम्पोर्ट्स को इसलिए भी रोका जाता था हमारे यहाँ, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि जब बाहर से गुड्स क्योंकि जब बाहर से गुड्स आएंगे तो हो सकता है उनकी क्वालिटी हमारे गुड्स से बेटर हो, या फिर हम हमारे यहाँ हमारे मार्केट में चीप प्राइस पर अवेलेबल हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो मार्केट से पिछड़ जाएंगे, और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे ड्यू टू द कंज्यूमर बिहेवियर।
तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी इसी वजह तो इसी कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया और उसके तहत उसने हैवी ड्यूटीज या हैवी टैक्सेस लगाए इंपोर्ट्स के ऊपर, और साथ में कोटाज फिक्स कर दिया। ठीक है, एक तो टैक्सेस लग गए और क्या हो गया, कोटाज, जिसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। तो ट्रेड बैरियर लगाए जाते थे इंपोर्ट्स के ऊपर, और हमारे यहीं इंडिया के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता, भले ही उनकी क्वालिटी लो होती थी अप टू 1990। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंट्री के अंदर, और स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाती थी फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए। नाउ अभी इन्हीं चीज़ों से जो हमने मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद आपके लास्ट दिया हुआ है गुड इफ़ेक्ट्स एंड बैड इफ़ेक्ट्स, मतलब जो भी हमने चैप्टर में पढ़ाया उसको समराइज़ कर सकते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं और बुरी चीज़ें क्या निकल के आ रही है। तो 1950 और 1990 1950 से लेकर 1990 के बीच कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश, इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। तो हम कह सकते हैं भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रायर टू 1947 जितना नहीं था उतना आफ्टर 1950 इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और इससे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मूव होने से जो डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट के अंदर वो बढ़ा था। सो वी कैन से डैट देयर वाज ए मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर देन सनराइज इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक इन पर्टिकुलर। तो मेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ, और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाने लगा। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक राउरकेला, भिलाल स्टील प्लांट्स प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हुई, इसमें राउरकेला और भिलाल स्टील प्लांट्स हैं जो जो आगे कैपिटल गुड्स बनाते हैं, तो इनका नेम है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, वो भी हमारे यहाँ बिल्टअप हुए बिटवीन 1950 टू 1990। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस को पूरा करने के लिए एसएसआई ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और हर एक सिटीज़ के अंदर डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई। तो ये चार तो थे अच्छे इफेक्ट। इसमें हमने मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में फोकस किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी बताया है, और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमने ये बताया था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पूरे इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है। अब बैड इफेक्ट की बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंसी जो इकोनॉमी में थी, मार्केट में थी, वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी। तो इनफिशिएंसी, करप्शन, तो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट होता है वहाँ पर मेनली इनफिशिएंसी होती है, करप्शन होता है, लीकेज होता है, प्रिविलेज होता है, मर्ज होता है। तो ये सारी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक निकल के आए, जिससे हमारे जो एंटरप्राइजेज थी उनमें ह्यूज लॉस हुआ, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थी वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के बजाय उन्होंने हमारे नेशनल रिसोर्सेज को डिक्रीज़ किया, चाहे वो पैसा था चाहे नेशनल रिसोर्सेज थे। फिर है, हम कह तो रहे थे कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, है ना, बाहर के क्या कह सकते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के गुड्स थे, क्योंकि वो उसके क्वालिटी के इक्वल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बना पाई, वो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आने चाहिए थे वो नहीं निकल के आए, और उसकी वजह से लैक ऑफ कंपटीशन प्रोमोटेड द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज द फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल। धीरे धीरे इन्हीं कंपनीज़ का मोनोपोली कंट्रोल होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं थी भाई कंपटीशन होगा, तो वो ईजिली उन्हीं प्रोडक्ट को ईयर बाय ईयर सेल करते रहे। और एक जो कॉन्सेप्ट है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब माना गया था कि भाई बाहर से गुड्स नहीं मंगाया जाएगा, इंपोर्ट्स नहीं कराया जाएगा, उसकी जगह अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को सेव करने का। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये इनफिशेंट थी, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो धीरे धीरे घटता चला गया इसी दौरान।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारी कंट्री का धीरे धीरे घटता चला गया और 1990 तक वो बिल्कुल एक तरह से श्रिंक हो गया, ख़त्म हो गया। और वो जो स्टॉक था वो बॉटम हो गया। लास्ट जो अगर हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था 1990 के लास्ट तक, तो हमें ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज ज़रूरत पड़ती है क्रूड ऑयल परचेज़ करने के लिए, जो कच्चा तेल होता है जिससे हम पेट्रोल, डीजल और डिफरेंट फ्यूल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो उसके लिए हमारे पास इतना पैसा था कि वो 15 या 30 डेज़ तक ही हम उसको इंपोर्ट करा सकते थे। तो देखिए ये वर्स्ट कंडीशन हो चुकी थी। अब इसको दूर करने के लिए 1991 में नई पॉलिसी लाई गई, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सिर्फ हमारे पास जो उस टाइम रिज़र्व था वो गोल्ड था, और उस गोल्ड को वर्ल्ड बैंक ने अपने यहाँ प्लेज रखा था, एक तरह से गिरवी रख लिया था हमें उधार या बोरोइंग देने के लिए। तो ये कंडीशन थी 1950 से 1990 के बीच हमारी इकोनॉमी की। सो डेट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।